नमस्कार। शिक्षा समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी समाज या देश में बड़े परिवर्तन करने हो तो समय के साथ शिक्षा में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को में क्या बदलाव किए गए हैं, आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं समन्वयक मालवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र IIT BHU के प्रोफेसर PK मिश्र जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारतीय शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चाहिए जी। कारण ये था कि शिक्षा नीति करीब 40 सालों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और हम कह सकते हैं कि जो मैकालियन शिक्षा पद्धति थी उसका पूरा प्रभाव अभी तक था जी। क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उस देश के और काल के हिसाब शिक्षा पद्धति जी। जिससे अगर कोई आदमी पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो क्या उसे समग्रता से शिक्षा दी जा रही है जिससे उसे व्यक्तित्व का विकास हो, उसे अपने अतीत के बारे में जानकारी हो, उसे वर्तमान के बारे में जानकारी हो, साथ ही साथ इतनी फ्लैक्सिबिलिटी हो कि वो जो पढ़ना चाहे पढ़ सके और साथ ही साथ पढ़ने का जो उद्देश्य है कि वो समाज के काम आ सके, एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सके जी। या कुछ अच्छा सेवा कर सके। तो ये बहुत दिनों से ज़रूरत थी और उसमें भारतीयता का भी पुट हो, तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसने सबका ध्यान रखा है। उसने ये ध्यान रखा है कि जो रिजिडिटी थी पुरानी शिक्षा पद्धति में, कहने का मतलब एक कड़ापन कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपसे कला से क्या मतलब है, या कोई इंजीनियरिंग का छात्र संगीत क्यों सीखे। लेकिन कोई भी आदमी किसी प्रोफेशन में जाए, लेकिन बहुत जरूरी है कि उसके व्यक्तित्व में समग्रता हो, पूर्णता हो। और हमें नहीं लगता, जैसे पहले कहा गया था साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, तो वो जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन यही था कि समग्र होना चाहिए। जब तक आपके व्यक्तित्व में समग्रता नहीं होगी, जब तक आपको सब कुछ ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप किसी प्रोफेशन में अच्छा नहीं कर सकते हो। न अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, न अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, न अच्छा शिक्षार्थी बन सकते हो, न सुधार्थी बन सकते हो। तो जरूरी है कि पहले आप मानव बने, और मानव बनने के लिए है कि सभी कलाओं में थोड़ी सी प्रवीणता होनी चाहिए। तो इस शिक्षा नीति ने इसका बहुत ही ख्याल रखा है और उसमें इतनी फ्लैक्सिबिलिटी है कि आदमी अपने मन से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है प्रोफेशन और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकता है। तो आधुनिकीकरण के साथ साथ जमीन से भी जुड़े रहने, यही उद्देश्य है इस नई शिक्षा नीति का। समग्रता जब मैं कहता हूं तो समग्रता मतलब होता है कि अतीत से लेके वर्तमान को होते हुए भविष्य तक देश जिस दिशा में जाना चाहता है उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन आप जिस देश के वासी हैं उसके बारे में भी आपको एक स्वाभिमान होना चाहिए। और साथ ही साथ वर्तमान में हम कैसे पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी गति से चल सकें या उनसे तेज गति से चल सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, कलाम साहब ने सपना देखा था कि भारत 2020 तक जो है विश्व का गुरु होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देरी है, लेकिन शिक्षा नीति के आने के बाद हमें लगता है कि अगर हम लोग समग्रता से कार्य में जुट जाएं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हम विश्व गुरु बने। जी डॉक्टर साहब, जो नई शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपसे जानना चाहेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, प्राथमिक शिक्षा में तो बहुत दिनों से सोचा जा रहा था कुछ बदलाव हो क्या रहा था इस शिक्षा नीति में कि कुकुरमुत्ते की तरह जो आप कह सकते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़े जा रहे हैं, उनके पास कोई फिलॉसफी नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कोई दर्शन नहीं था। केवल उनको पता है कि अंग्रेजी पढ़ लिया तो विद्वान हो गया, अंग्रेजी बोल लिया तो विद्वान हो गया। और हमारे यहाँ गार्जियंस भी, कोई मेहमान भी आता है तो कहते बेटा जरा पोएम सुनाओ, तो बड़ा आनंद आता था कि बेटे ने पोएम सुना दिया। अरे बेटे को कुछ ज्ञान है, संस्कृत पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आपकी भाषा हिंदी है, आपकी भाषा भोजपुरी है, तो कोई बच्चा जब संस्कृत पढ़ेगा तो वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसको सीखना चाहेगा, लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक तो क्या चाहिए, तो एक जो होता है ना कि एक जब प्राथमिक शिक्षा या शुरुआती LKG UKG नर्सरी की बात करें, उस समय तो बच्चे को बायोलॉजिकल क्लॉक की इज्जत करते हुए जो जैविक घड़ी है उसके हिसाब से फ्लैक्सिबल उसके पास कैरिकुलम हो, उसके पास उसके मातृभाषा में सीखने की आज़ादी हो और खेल खेल के सीखने की आजादी, प्लेवे मेथड जो आज प्लेवे मेथड है, और उसमें आपके बस्ते का बोझ कम हो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी और वो किया गया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ना मना कर दिया गया, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो पढ़े, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश कठिन लगती है तो मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ूंगा, उसमें सीखना आसान होगा, समझना आसान होगा जी। किसी भी बच्चे के लिए जो शुरुआती अगर पहली बार स्कूल जा रहा है तो अपनी मातृभाषा में अगर कोई भी चीज सीखेगा तो वो आसानी से पिकअप करेगा। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि
केंद्रीय शिक्षा का या केंद्रीय जो संगठन होगा उसका रोल क्या होगा। भाई भारत बड़ी विविधताओं का देश है, उत्तर प्रदेश में कुछ और विशिष्टता है, साउथ की कुछ और विशिष्टता है, गुजरात की कुछ और विशिष्टता है। केंद्र ने कह दिया दाल बनना है, तो कहने का मतलब बनारस में दाल जैसे बनती है अरहर की बन जाएगी, गुजरात वाले उसमें गुड़ और चीनी डाल के थोड़ा मीठी कर देंगे, और साउथ वाले उसमें थोड़ा सा रसम टाइप का या सांभर टाइप बना देंगे। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब शिक्षा का उद्देश्य एक होगा, उसमें लेकिन रीजनल विशिष्टता भी डाली जा सके, भाषाई विशिष्टता भी डाली जा सके। तो इस सब का परिपूर्ण ख्याल रखा गया है, और इससे क्या होगा, एक सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, डरेगा नहीं बच्चा। नहीं तो बच्चा जो भी शिक्षा से डर जाता था वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मातृभाषा में उसकी शिक्षा नहीं होती थी। इसलिए जिस भाषा में वो सोचता है उस भाषा में पढ़ेगा। नहीं तो पता चला पढ़ किसी और भाषा में रहा है, सोच अपनी भाषा में रहा है, वो 3-3 बार ट्रांसलेशन कर रहा है, संस्कृत से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी, मतलब वो कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो उसकी दूरी हो गई। डॉक्टर साहब, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा हमें? अब स्कूली शिक्षा में तो सबसे बड़ा बदलाव ये मिल रहा है, ये कहते हैं 6, 7, 8, वहाँ पर ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिस, वहाँ इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है। कितनी अच्छी बात हो रही है कि अगर किसी बच्चे को 6th क्लास में कहा जाए कि यार आप ट्राई करो, देखो ये बढ़ईगिरी का काम कैसा लगता है, सिंपल सी बात, कारपेंटरी, या इलेक्ट्रीशियन का काम कैसा लगता है, या मिट्टी जो कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है वो करके देखो कैसा लगता है। तो एक इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट आने से क्या होता है, बच्चा अपने अंदर छुपा हुआ इनहेरेंट जो इंटेलेक्ट है उसको उजागर कर सकता है। उसने 6 में कुछ इंटर्नशिप की, उसे मजा नहीं आया, 7 में बदल दिया, वो मजा नहीं आया, 8 में बदल दिया, मतलब ही कैन ट्राई हिज हैंड कि आखिर वो किस लिए बना है। क्योंकि शिक्षा में हमने हमेशा लोगों को बताया है यार पहले स्वयं को पहचानो, अगर अपने अंदर झांको कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से आप प्रोफेशन तय करो। तो अब जो फैसिलिटेशन होना है, एक शिक्षा नीति ने कहा कि आप भाई साहब फैसिलिटेट करिए, आप लर्न करिए, आप इंटर्नशिप करिए, आप वोकेशनल एजुकेशन करिए, आप कैफेटेरिया सिस्टम लागू करिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, और 6th, 7th, 8th में जो फॉर्मेटिव ईयर है, एक तो वहाँ से आप इंग्लिश सब लोगों को पढ़ना है, अच्छी बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको नहीं जानेंगे तो हम विश्व में अपना स्थान कैसे बनाएंगे। और साथ ही साथ जो लर्निंग वाई मतलब प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस जो लर्निंग की बात है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर साहब, बोर्ड की परीक्षा को भी लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को लेकर? अब उसमें देखिए, इसमें कंसेप्ट तो ये है कि उसे सेमेस्टर सिस्टम लाया जाए। जरूरी नहीं कि आप 2 बार बोर्ड में जाएं, एक बार भी बोर्ड में जा सकते हैं। तो 5, 3 एंड देन 4 ये कंसेप्ट है। तो उसको अभी और थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, हमें पहले लगता है 10+2 का फॉर्मेट था। पहले 10+2 का फॉर्मेट था, अब इसको इन्होंने अलग अलग ढंग से बांट दिया है। तो वो क्लियरिटी है कि पहले बच्चा समझना शुरू करे, उसके बाद बच्चा अपने इंटरेस्ट को जानना शुरू करे, उसके बाद जब इंटरेस्ट को जान गया उसके हिसाब से वो चूज कर रहा है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि वो कला वर्ग में चला गया, विज्ञान वर्ग में चला गया, या कॉमर्स वर्ग में चला गया। अभी भी है, वो कॉमर्स पढ़ रहा है लेकिन उसे लगता है कि नहीं एक कोर्स में बायोलॉजी पढ़ना है, पढ़ेगा। वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है लेकिन उसे लगता है उसे संगीत पढ़ना है, तो पढ़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ी ये चेंजेस आई हैं कि आपको अपने हिसाब से, और जो आपने अब तय कर लिया कि हम उस दिशा में जा रहे हैं, उसमें जो ज्ञान चाहिए उसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए कोई एडिशनल चीज आप पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो स्कूल एजुकेशन में अभी तक इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप अपने व्यक्तित्व के निर्माण के साथ एक दिशा लेने में सक्षम होंगे, और वो दिशा किसी से आरोपित नहीं है, वो न टीचर्स ने बताया है, ना आपके माँ बाप ने आप पे आरोपित किया है। अभी क्या होता था, मेरे पिताजी ने समझा मुझे मेरे बेटे को इंजीनियर बनना है, चल बेटा इंजीनियरिंग पढ़ लो। तो अब वो जरूरी नहीं है, आप तब तक अपने को टेस्ट कर लोगे और जान जाओगे कि क्या पढ़ना है। ये अच्छी बात हो गई। तो स्कूल एजुकेशन तक आप तैयार हो जाओगे कि किस दिशा में जाना है, क्या व्यवसाय करना है, क्या रोजगार करना है, या कौन सी नौकरी करना है, या क्या सोशल सर्विस के क्षेत्र में जाना है। ये आपको तैयार, एक प्रिमिटिव ईयर आपको रेडी कर दिया, तब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी प्राथमिक और स्कूली शिक्षा की हमने बात की, इसके बाद आता है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में किस तरह का बदलाव और क्या लाभ मिलेगा विद्यार्थियों को? देखिए, उच्च शिक्षा में तो बहुत ही उपयोगी बदलाव हुए हैं। जी, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। IIT का बड़ा क्रेज है, खासकर भारत में। जी, हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा IIT से पढ़े। जी, और मैंने देखा है ऐसे गरीब बाप के बच्चे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के अपने बच्चे को तैयार किया और उसे IIT भेज दिया। अब वो IIT आता है तो उसे क्या लगता है 1 साल में कि सर ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं था। वो जो पूरी जिंदगी कोई सीखा नहीं, कोई चीज रट्टू तोते की तरह लगा रहा, और जब यहाँ पहुंचता है तो सर ये केमिकल इंजीनियरिंग होती क्या है,
जी। मुझे तो नहीं पढ़ना। मैंने तो एक नलकूप चालक के बेटे को देखा था, आप सोच सकते हैं, फर्स्ट ईयर आते आते उसने पढ़ना छोड़ दिया, कहते मैं तो इसलिए बना ही नहीं हूं। अब वो फर्स्ट ईयर अगर नहीं पढ़ेगा तो अब क्या होगा, अब किसी लायक नहीं रह जाएगा। सेकेंड ईयर में निकल गया, किसी लायक नहीं रह गया। बहुत से बच्चों का ऐसा कैरियर बर्बाद हुआ है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं पिछले 25-27 साल से इस प्रोफेशन में हूं तो मैंने देखा है कि कितने परिवार बर्बाद होते गए। लेकिन इसमें तो बड़ा बढ़िया आ गया, अगर आप 1 साल भी पूरा कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है तो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप कोई एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग कर लीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग कर लीजिए, आप कोई कैरियर शुरू कर दीजिए। नहीं तो किसी और चीज में शिफ्ट होना है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। इससे ज्यादा ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हैं जी। तो आप सोचिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी। 2 साल पूरा कर लिया, आपको बीटेक की जगह डिप्लोमा मिल गया। 3 साल पूरा कर लिया, आपको एडवांस डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया। 4 साल पूरा कर लिया, बीटेक मिल गया। तो आप सोचिए कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बीच में कभी भी छोड़ दीजिए, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए। और कोर्सेज में कैफेटेरिया सिस्टम को बहुत ही तरह से प्रतिष्ठित किया गया है। तो कहने का मतलब IIT BHU का लड़का है, उसे लगता है कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ना है। IIT BHU में कोई टीचर नहीं है, तो इसमें यह भी सुविधा है कि आप टीचर को, जब 20 लड़कों ने आपको ये अपना इंटरेस्ट शो किया कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप गेस्ट टीचर लाइए उस सब्जेक्ट का। क्योंकि आपको पता होगा कि म्यूजिक पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि म्यूजिक में टीचर होना चाहिए। बनारस जैसे जगह में एक से बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, वो ज्यादा शायद बेहतर पढ़ा लेंगे। या उसी तरह और प्रोफेशन में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाना है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो इंजीनियरिंग का टीचर हो। अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, किसी को माइनिंग पढ़ाना हो, NCL सिंगरौली से इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो गेस्ट टीचर के रूप में क्लास लेंगे। और कोरोना ने तो इसको और अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर दिया कि आप अपने घर बैठा के अमेरिका पढ़ा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि वो IIT पढ़ाने आए या BHU पढ़ाने आए या हरिश्चंद्र पढ़ाने आए, वो सिंगरौली कैंपस में बैठे हैं, वहीं से क्लास ले रहे हैं। और अब बल्कि तो हमने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। सिस्को और नेस्कॉम के साथ मिलकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं कि IIT वाले यहीं बैठ के वहाँ सिंगरौली को ट्रेनिंग कर दें, सिंगरौली वाले वहाँ बैठ के हमारे बच्चों को ट्रेनिंग कर दें। तो एक नई दिशा है और इसका स्वागत करना होगा। बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति हमारी, शिक्षा में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, कहीं किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगी। डॉक्टर साहब, क्या इसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के तहत, अगर जो बदलाव हुए हैं? शिक्षा नीति में तो हमेशा से रहा है कि अध्यापकों का प्रशिक्षण होना चाहिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पहले भी चलते थे कि आप अपने से रिलेटेड किसी उच्च शिक्षा संस्थान में जाएं, वहाँ से अपने से अनुभवी अध्यापकों से आप शिक्षा प्राप्त करें, या नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करें उसके लिए आप पढ़ें। लेकिन अब इस पे जोर ज़्यादा होगा। नई शिक्षा नीति कहती है कि हम अध्यापकों को वो सारी फैसिलिटी देंगे कि एक वन ऑफ द मोस्ट सेलेक्ट एक तरह से प्रोफेशन बन जाए। अब लोग सपना देखना चाहेंगे कि हम अच्छे इंस्टीट्यूशन में अध्यापक बने। पिछले 10 साल में इंप्रूवमेंट हुआ। 6वें शिक्षा जो आप कह सकते हैं जो आयोग आया, वेतन आयोग, उसके बाद लोगों को शिक्षा की तरफ इंटरेस्ट जगा था। खासकर IIT में टीचर्स बनने के लिए तो एक तरह से ड्रीम होना शुरू हो गया था। लेकिन नई शिक्षा नीति में आने के बाद कैसे शिक्षकों को और ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए, कैसे वो बेहतर कार्य कर पाएँ, उनको कैसे बेहतर एटमॉस्फियर दिया जाए, तो ये सारे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके कारण हम शायद, और ये इसलिए किया जा रहा है कि ग्लोबल कंपटीशन है, क्योंकि अब जो हम वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ कैंपस खोलिए। तो जो प्राइवेटाइजेशन से हम डरते थे कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कितना ज़्यादा कंपीट करेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जरूर कंपीट करेगा अगर उसे कंपटीशन हो। तो जब 100 टॉप इंस्टीट्यूशन यहाँ आएंगे तो उनके अध्यापकों से कंपीट करने के लिए यहाँ के अध्यापकों को भी तैयार करना पड़ेगा। तो हमें वो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग्स एंड एक्सपीरियंस एंड यू कैन से कि एक तरह से एक्सपोजर देना होगा, जिससे हमारे शिक्षक भी वर्ल्ड क्लास बन सके और हम शिक्षा में ग्लोबली compete कर सके। तो ये इसमें नीति के तहत ये है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा विद्यार्थियों, प्रशिक्षण पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, रिसर्च स्कॉलर्स को इससे क्या फायदा होगा, क्या बदलाव हुआ है इसमें? देखिए, शिक्षा का जो सबसे बड़ा जरूरी प्रयोग है उच्च शिक्षा का, खासकर आप जहाँ तक ग्रेजुएशन तक भी अगर मान लें, वहाँ तक तो इसलिए किया जाता है कि आदमी एक रोजगार शुरू कर सके या नौकरी कर सके। लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनवर्ड जब जाते हैं तो इसका मतलब आप देश के अनुसंधान में सहायक बनना चाहते हैं। और अगर देश के अनुसंधान में सहायक बनना चाहते हैं तो हमारा अनुसंधान का सेटअप जबरदस्त होना चाहिए। तो सेटअप जबरदस्त में क्या अभी कन्फ्यूजन था? ऐसा नहीं है कि नहीं था, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 0.27% आप सोच सकते हैं GDP का 0.27% रिसर्च पे इन्वेस्ट हो रहा था, जबकि
और जगह 2 से 4% होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट में बहुत पीछे थे, तो इस बार ये कमिटमेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट रिसर्च में बढ़ाएंगे। दूसरा, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जा रहा है वो क्या एमलगमेशन होगा, जो इतनी ज़्यादा एजेंसीज थी, डीबीटी, डीएसटी, यूजीसी, सीएसआईआर, तो एक कन्फ्यूजन होता है कि हम कहाँ जाएं। हमें कोई रिसर्च करना है तो लोग कहते थे यार किस पे ज़्यादा लागू होगा, अरे ज़रूरत ही नहीं है, आप एनआरएफ के पास जाइए, एनआरएफ तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो एक तरह से एक सेंट्रलाइजेशन इसलिए नहीं कि हम सबको अपने हाथ में ले रहे हैं, इसलिए कि आपको हम सही दिशा में आगे भेज सके। तो रिसर्च पे एम्फेसिस ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, रिसर्च पे फंडिंग बढ़ना जा रहा है, रिसर्च में कैसे लोग आवे, सीड फंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत और ज्यादा बदलाव है और विद्यार्थियों को इससे बहुत ज्यादा फायदा विद्यार्थियों होगा। को, शिक्षकों को जी। सबसे ज्यादा फायदा जो सीड फंडिंग का कॉन्सेप्ट है। जो नए शिक्षक आते हैं, मान लीजिए वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से आए हैं जिससे उनका रिसर्च एक्सपोजर बढ़िया नहीं है, तो जब आप उनको सीड फंडिंग दी जाएगी, उनको दिशा दिया जाएगा, तो जब बढ़िया रिसर्च करेंगे तो अपने बच्चों को भी रिसर्च कराएंगे। तो अल्टीमेटली ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एजुकेशन। डॉक्टर साहब, एक लास्ट एक क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोजगार परक जो शिक्षा होती है इसमें कितनी सहायक होगी ये नीति? ये तो शुरुआत हो गई थी पहले से, हम कह सकते हैं 14 के बाद हो गई, जब स्किल इंडिया की बात आई, स्टार्टअप इंडिया की बात आई, स्टैंडअप इंडिया की बात आई, मैन्युफैक्चरिंग की बात आई, लेकिन इसमें इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन को भी समाहित किया है। जी जी। तो वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन का मतलब हर आदमी जब चाहे पढ़ सके, जो चाहे सीख सके, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। थोड़ी सी कमी हमारे हिसाब से रह गई, इनको एंटरप्रेन्योरशिप को एक अलग हेडिंग देना चाहिए था। एनएपी में 2020 में एंटरप्रेन्योरशिप को अलग से हेडिंग नहीं दिया गया, तो मेरे जैसा आदमी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसे चाहता था कि एक अलग से क्लॉज होना चाहिए था उद्यमिता पर, तो वो हुआ नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा का जो ये तरीका है वो रोजगार को बढ़ावा देने वाला है, नौकरी की जगह रोजगार बढ़ाने वाला। मतलब we are creating the person who will be providing opportunities to others। वो नौकरी जाएंगे, जॉब सीकर नहीं होंगे, जॉब प्रोवाइडर ज़्यादा होंगे इस शिक्षा। जी डॉक्टर साहब, जो नई शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं, हम सबको एकजुट होकर संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, तभी हम एक नए युग की तरफ बढ़ सकेंगे। और जो भी बदलाव हुए हैं वो विद्यार्थियों और शिक्षकों सभी के लिए लाभप्रद हैं। आपने इतने अच्छे बिंदुओं पर चर्चा की और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।